तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे? आमाशय में किस तरह से भोजन का पाचन होता है। यस, उसमें मेनली हमने पढ़ा क्या था कि आमाशय में क्या होती है, पेप्सिन एंजाइम सिक्रेट होता है। जठर ग्रंथि होती है, जो जठर ग्रंथि कौन सा रस का स्राव करता है? जठर रस का स्राव करता है। जो जठर रस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? पेप्सिन। क्या बोलते हैं? ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो भोजन के भीतर जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है और उसको छोटा टुकड़ा किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे पढ़ते हैं। आज हम लोग आपको बताए थे कि जठर रस में एक और चीज पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? HCl। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यूं ही है कि कुछ काम होगा इसका, कुछ काम होना चाहिए। यस, तो हर चीज का काम है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम समझेंगे तो कमाल का काम है। इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला काम क्या है, ध्यान से समझिए। अरे यार इसको हट जा, ठीक है आ गया। यस, तो HCl का कार्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है, पढ़ा चुके हैं कि पेप्सिन एंजाइम केवल अम्लीय माध्यम में ही क्या करता है? काम करता है। किसमें काम करता है? वो क्षारीय माध्यम में काम नहीं करता है। तो HCl का मेन काम क्या है कि पेट के भीतर, ये मान लिया जाए स्टोमिक है, क्या है ये? स्टोमिक। तो इसके भीतर चारों तरफ कैसा माध्यम बना दिया जाए? अम्लीय माध्यम। कैसा माध्यम बना दिया जाए? ताकि उसमें पेप्सिन अच्छे से क्या कर सके? काम कर सके। और पेप्सिन द्वारा अच्छा से किसका डाइजेशन हो सके? किसका? प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। किसका डाइजेशन हो सके? प्रोटीन का। तो पहला काम क्या है इसका कि यह आमाशय में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। याद रखिएगा यहां पर ब्रैकेट में पीएच लगभग 2 से 2.5 का पीएच बनाता है। कितना पीएच? आपको पता है पीएच जानते हैं आप? ठीक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है, आगे पढ़ाएंगे, लेकिन आप जान लीजिए 7 अगर पीएच है तो ये उदासीन है, न्यूट्रल है। क्या है? 7 से कम पीएच है तो अम्लीय, और 7 से ज्यादा पीएच है तो बेस। पीएच 0 से 14 तक जाता है। कहां से? तो 7 से कम होगा तो अम्ल होगा। अब आप बताइए, आपसे सवाल है मेरा कि जिस चीज का पीएच 5 है वो अम्ल है कि क्षार है? क्या है? अम्ल है, क्योंकि 7 से कम है। जिसका पीएच 10 है वो अम्ल है कि क्षार है? क्षार है। और जिसका पीएच 7 है वो क्या है? तो आपको केमिस्ट्री सिखा दिया कि नहीं? इसमें बायोलॉजी में केमिस्ट्री का टॉपिक सीख लिए आप, राइट? ठीक है, ऐसी सिखाई चलिएगा। तो आइला ई का हो गए हो। चलिए, दो से 2.5 का मतलब क्या हुआ बताइए? अम्लीय माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा, हाँ देखिए कुदरत ने कितना कमाल का चीज बनाया है। आप भोजन किए, आपको पता है जो लार जो मतलब आप भोजन करते हैं, मुंह में लार ग्रंथि लार सेक्रेट करता है कि नहीं करता है? उस लार के भीतर भी क्या होता है? ऐसा केमिकल, ऐसा एंजाइम, ऐसा मटेरियल पाया जाता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं। वो क्या करता है? भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको मार देता है। तो कुदरत का कमाल है कि नहीं है यहां पर? फिर मान लिया जाए कि पूरी तरह से बैक्टीरिया नष्ट नहीं हुआ, कुछ बैक्टीरिया क्या हो गया? अंदर चला गया। यस और नो? तो पेट में भी व्यवस्था भगवान किए हुए हैं कि चलो तू तीर से नहीं लगा, नहीं समझे बात को, तो भाला डाले हुए अंदर से। क्या समझे बात को? ठीक है, तो अंदर में HCl होता है। क्या होता है? HCl। पेट के अंदर जठर रस में HCl होता है। तो HCl का एक दूसरा काम है कि बचा खोचा जो जीवाणु है उसको क्या कर देता है? मार देता है। कोई कंफ्यूजन? पक्का?
और तीसरा जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना है। लार जो होता है वो लार का नेचर, दुनिया में हर चीज का तीन नेचर होता है, या तो वो अम्लीय होगा, या तो वो क्षारीय होगा, और या तो क्या होगा, उदासीन होगा। क्या क्या होगा, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। लार जो है उसका नेचर क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। और क्षार का गुण क्या होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल। बचपन में पढ़ा होगा। और क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला। तो लार को अगर लाल लिटमस पत्र डालोगे उस पर, लार पर, तो क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। यह साबित करता है कि लार कैसा नेचर है, क्षारीय। अब ध्यान दो, बॉडी में क्या है, वो लार जो है क्षारीय होता है। तो जो भोजन मुंह में चबाया उसमें लार मिला, लार मिला तो लार क्या है, क्षारीय। और वही भोजन तुम अंदर गटक गया। यस, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लार लगा हुआ भोजन पेट में पहुंचा ना। क्योंकि यहां पर फूड पाइप में आपका क्या होता है, बताइए, कोई पाचन होता है। इसका केवल काम है क्या, यहां का चीज को अंदर डालना। बात समझ में आया? तो लार लगा हुआ भोजन ही पेट में पहुंच जाता है। और लार में क्या है, क्षारीय है लार। तो पेट में जो भोजन पहुंचा वो भी क्या है, क्षारीय है। अब पेट में भोजन को पचाने के लिए पेप्सिन अम्ल में काम करेगा कि क्षार में काम करेगा? ये काम करेगा किस में, अम्ल में। तो इसको चाहिए कैसा, अम्लीय माध्यम। यस और नो? तो ये HCl उस भोजन पर असर करता है और उस क्षारीय को न्यूट्रल बना देता है। क्या बना देता है, न्यूट्रल। जैसे क्षार है और यहां से HCl दोनों रिएक्शन किया तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो उदासीन बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है, तो ये तीन काम आपका है। क्लियर है? किसका, HCl का। क्लियर हुआ आपका? अब देखो, आमाशय में भोजन लगभग 5 से 6 घंटा रहता है। कुछ बुक में 3 से 4 घंटा भी दिए हुए हैं। ठीक है, 3 से 4, 5 से 6 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना घंटा रहे टेंशन नहीं लेना है। क्या समझे बात को? ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माल डाले और जैसी 2 घंटा हुआ तो अंदर माल है ही, क्या कर दिए, दूसरा डाल दिए। पेट बेचारा कहता है अरे यार अब तो बक्सो है, कुछ तो रहम करो। लेकिन क्या है, आदमी डाले जा रहा है, कोचे जा रहा है, गटाक गटाक है। नतीजा क्या है, पेट जो है पूरी तरह से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे डाइजेशन गड़बड़ होता है, धीरे धीरे बीमार पड़ जाता है इंसान। बात समझ में आया? अगर आप स्वस्थ जीना चाहते हो तो नियम है, रात का खाना 7 बजे के पहले खा लो। कितना बजे के पहले? समझ गए? अगर लंबी जिंदगी जीना चाहते हो, अभी भी 100 साल लोग जिंदा रह सकता है, लेकिन दिनचर्या को ठीक कर ले, अपने तरीका को ठीक कर ले। और रात के खाना और सुबह के खाने के बीच कम से कम 12 घंटा का गैप होना चाहिए। कितना घंटा का? इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। बात समझ में आया? ये 12 घंटा का गैप जो रहता है उसका फायदा क्या होता है कि आपके पेट में जो भोजन है वो पच गया 4-5 घंटा में। अब 4-5 घंटा पेट को क्या मिल जाता है, रेस्ट मिल जाता है। जैसे आपका मोटरसाइकिल लगातार चलते चलते इंजन गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है, तो थोड़ा सा रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए उसको। उसी तरह से आपका पेट का इंजन गर्म हो जाता है तो उसको भी क्या चाहिए, रेस्ट। तो वही 4-5 घंटा आप क्या दे देते हैं, रेस्ट दे देते हैं। तो फिर पेट ताजा हो जाता है और फिर वो अच्छे तरीके से काम करना क्या करता है, शुरू करता है। इसलिए 12 घंटा का गैप होना ही चाहिए। हमारा 12 घंटा का गैप बिल्कुल रहता है। हम 7 बजे नहीं खाते हैं, हम रात के 9, साढ़े 9 बजे खाते हैं। क्योंकि 9 बजे तक तो क्या होता है, क्लास ही चलता है हमारा है। तो 9:30, 10 तक खाना खाते हैं। तो 10 तक खाना खाते हैं तो कम से कम 9 बजे अभी क्या करेंगे, हम नाश्ता करेंगे। जो मेरा वो कुछ बच्चा जानता होगा, प्रोटीन वगैरह है, वो सब चीज है, खाली लिए बस वो हो गया। फिर 12 बजे तक कुछ नहीं। क्या समझे बात को? और फिर 12 बजे जाना है तो 2 रोटी और इतनी चावल खाना है। यस। और फिर रात में कितना रोटी, 2 रोटी बस। रात में 2 ही रोटी, दिन भर मिला के 4 रोटियां। आदमी कम खाने से नहीं मरता है, ज्यादा खाने से। और केवल 4 रोटी है
बात समझ में आ रहा है? ये केवल कितना रोटी का कमाल है? 4 रोटी। इससे क्या पता चलता है? कोचे से कुछ होता, कितना लगता है, ये इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? चलो वापस पढ़ाई पे आते हैं। ओके, अब क्या होना चाहिए कि खाना हम एक ही बार कोचते हैं, एक बार नहीं कोचना चाहिए, हम लोग को धीरे धीरे कोचना चाहिए। या सुनो, धीरे धीरे कोचने का मतलब क्या हुआ कि खाए 1-2 घंटा बाद फिर थोड़ा, जैसे 1 रोटी अभी खाए, फिर 2 घंटा बाद 1 रोटी खा लेंगे, फिर 2 घंटा बाद 1 रोटी खा लेंगे, यानी दिन भर में 4-5 बार खाना चाहिए। या सुनो, लेकिन खाना क्या चाहिए? छोटा छोटा मात्रा में खाना चाहिए। अगर आप ज्यादा देर तक खाली रह जाते हैं, पेट खाली रहता है, तो ये जठर रस का स्राव तो लगातार होते रहेगा कि नहीं? और जठर रस के अंदर कौन सा है? जल्दी फटाफट बोलो, क्या रहता है? तो इस रस के प्रभाव से आमाशय का जो दीवार है, ये दीवार क्या होते रहता है बताइए? दीवार धीरे धीरे डैमेज होते रहता है। यस, क्योंकि एसिड का काम, एसिड तो कोरोजन करेगा ना जी। एसिड क्या करेगा? संक्षारण करेगा, चीजों को जलाएगा कि नहीं जलाएगा? ठीक है, तो ये पेट के दीवार को डैमेज कर देता है, और इस बीमारी को बोलते हैं क्या चीज? पेप्टिक अल्सर। क्या बोलते हैं? अल्सर। नाम सुना है अल्सर? ये अल्सर रोग हो जाता है इंसान को। इसलिए हम लोग को क्या होना चाहिए? ज्यादा देर खाली पेट नहीं रहना चाहिए। समझ में आया? अब ध्यान दो, यहां पर रेडी है? समझ गए? यहां पर एक बात और हम लोग करेंगे। इस जगह, कहां पर? इस जगह नोट करके लिखेंगे, लार की प्रवृत्ति क्या होती है? जल्दी बोलिए। क्षारीय, यानी बेसिक होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या हुआ? भोजन जो है पेट से कहां पर पहुंच जाएगा बाबू? आए छोटी आंत में। कहां पहुंच जाएगा? छोटी आंत में। यस, ठीक है, यानी पेट में मुख्यतः किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का पाचन हुआ। क्लियर हो गया? अब छोटी आंत, जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। बात समझ में आया? इसकी लंबाई लगभग कितना मीटर? 6 मीटर होती है, कहीं कहीं 7 भी है। यस और नो? ठीक है। और जो व्यास है, यानी व्यास मतलब समझ में आ रहा है? ये छेद, समझ में आया? ये जो व्यास है वो यहां, इसको हटा दीजिए, ये व्यास चेंज हो जाएगा। 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बताइए व्यास? 2.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। अब आज तक ढेर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि छोटी आंत की लंबाई होती है 6 मीटर, अब बड़ी आंत की लंबाई होती है मात्र लगभग 1.5 मीटर के आसपास। कितना? 1.5 मीटर या 2 मीटर के आसपास होता है। यस, तो फिर उसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं? इसको ना बड़ी आंत कहना चाहिए। अरे लंबा तो ये ना ज्यादा है, तो बड़ी आंत तो ये होना चाहिए, लेकिन इसको छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये जो मोटाई है वो क्या है? कम है। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका डायमीटर यानी व्यास कम है, और बड़ी आंत का व्यास क्या होता है? ज्यादा। लंबाई कम होता है लेकिन व्यास क्या होता है? ज्यादा। तो यहां बड़ी आंत या छोटी आंत किसके आधार पर नाम दिया गया? लंबाई के आधार पर या व्यास के आधार पर? कॉन्सेप्ट आ रहा है 100%? कोई कंफ्यूजन 1% भी? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, जहां भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। यानी मुंह में भी आंशिक पाचन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। पूरा पाचन नहीं हुआ। पेट में भी पाचन हुआ किसका? प्रोटीन का। पूरा पाचन नहीं हुआ। पाचन कंप्लीट कब होता है? बोलिए कहां पर? छोटी आंत में फाइनल पाचन हो जाता है, टोटल कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। छोटी आंत के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट लिखेगा केवल। पहले यहां तक लिखो। कहां तक लिखेगा? संपूर्ण पाचन तक, यहां तक लिखो, और उसके बाद फिर ये पॉइंट हम डील करेंगे। पहले ये लिखो फास्ट।
छोटी आंत में ध्यान से देखिएगा, छोटी आंत में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग, 3 पार्ट होता है छोटी आंत में, ध्यान से समझना। मुख्यतः 3 भाग होते हैं, राइट? ध्यान देना। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा को मध्यांत्र और तीसरा को शेषांत्र। ग्रहणी को ड्यूडेनम बोला जाता है इंग्लिश में, मध्यांत्र को जेजनम, NUM, और इसको इलियम बोला जाता है। ये 3 पार्ट होता है, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे, इतना भी मत देख लो। कौन कौन भाग बताया? जल्दी फटाफट बताओ। ओके, बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये तुम्हारा छोटी आंत हुआ, क्लियर? तो छोटी आंत में ये वाला हिस्सा, शुरू वाला ही छोटका हिस्सा, ये क्या हुआ बताओ? ग्रहणी हुआ। फिर ये वाला हिस्सा क्या हुआ? मध्यांत्र हुआ। और ये पूरा का पूरा ये हिस्सा, ये पूरा ये वाला हिस्सा क्या हुआ बोलो? शेषांत्र। तो सबसे बड़ा कौन हिस्सा है बताओ? मतलब पिक्चर से क्लियर हो गया कि सबसे बड़ा हिस्सा कौन है? शेषांत्र। बात समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रहणी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्यूडेनम क्या है? ध्यान से समझना बच्चा सब। यह छोटी आंत का क्या है? प्रारंभिक भाग है। क्या है यह? छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। यस और नो? अभी लिखना मत चालू कर, लिखल चालू कर दिया है? यही सब चक्कर में कुछ नया पॉइंट ऐड करना होगा तो फंस जाओगे। दिमाग में आते रहता है ना बात है? जब बोलेंगे कंप्लीट की लिखना है तो लिखना। छोटी आंत का प्रारंभ, जैसे दिमाग में भी आ गया कि ई पॉइंट डील कर ले सकते हैं हम लोग नोट करके। छोटी आंत का व्यास बड़ी आंत की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं बोलो? छोटी आंत कहते हैं। अब बड़का को बड़ी आंत। ये लाइन किस बात का आंसर देता है? ये इस बात का आंसर देता है कि छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो छोटी आंत को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका छेद पतला होता है और बड़ी आंत को छेद मोटा होता है। बात समझ में आया? लंबाई से मतलब नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है। लंबाई का आधार होता तो छोटी आंत बड़ी आंत हो जाता और बड़ी आंत क्या हो जाता? छोटी आंत हो जाता। समझ में आ रहा है? यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है। इसकी लंबाई अब आप चाहे तो लिख सकते हैं। लगभग कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर होता है।
यह आमाशय से, आमाशय मतलब स्टोमिक से आंशिक पचा हुआ भोजन, यह आमाशय से आंशिक पचा हुआ भोजन ग्रहण करता है। यानी पेट से जो भोजन आता है पचा हुआ, आंशिक, आंशिक मतलब थोड़ा सा पचा हुआ भोजन, वो किसमें प्रवेश किया? पेट के बाद ग्रहणी में प्रवेश किया। छोटी आंत के कौन चीज में प्रवेश किया? ग्रहणी में प्रवेश किया। मेरी बात समझ में आ रहा है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ध्यान से समझो, ग्रहणी में क्या होता है? लीवर यानी यकृत और अग्नाशय, याद रखना, ग्रहणी जो है कनेक्टेड होता है किससे? लीवर से और अग्नाशय से। यस और नो? तो लीवर का रस और अग्नाशय का रस, दोनों का रस किसके अंदर आता है? ग्रहणी के अंदर आता है। और ग्रहणी के भीतर भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, ग्रहणी यकृत यानी लीवर एवं अग्नाशय यानी पैनक्रियास द्वारा क्या होता है? जुड़ा होता है। यकृत तथा अग्नाशय से हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट द्वारा से रस कहां तक पहुंचता है? ग्रहणी तक पहुंचता है, जहां भोजन का क्या होता है बाबू? पाचन होता है। अब समझो जरा सा कॉन्सेप्ट। रेडी है सब लोग? जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा। अच्छा ऐसा करें, पहले ये लिख ही लीजिए, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग। राइट, विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू राइट। हाँ, कौन चीज का? यहाँ ये लिख लिए तो ये भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत, उससे कोई मतलब नहीं। आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये मान लिया क्या है? ये ड्यूडेनम है, ग्रहणी है। यस, ग्रहणी के भीतर फूड के कण है। ये भोजन के कण है। यस, अब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। 2 अंग होता है, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक मान लिया जाए ये लीवर है, क्या है आपका, और ऐसे मान लिया जाए, ऐसा होता नहीं है, खाली समझा रहे हैं आपको, ये है पैनक्रियाज। समझ में आ रहा है? हिंदी लिखे कि समझ में आएगा?
ये यकृत है और ये अग्नाशय है, अग्नाशय। अब इसका अपना रस है और इसका अपना रस है, दोनों का अपना अपना रस है, और दोनों पाचन में क्या करेगा, मदद करेगा। और ये पाचन के लिए पचाएगा किसको, पचाना किस चीज को है, भोजन को। तो भोजन न यहां है और न यहां है, भोजन है कहां, ड्यूडेनम के अंदर है। यस, तो ये रस कहां पहुंचना चाहिए, ड्यूडेनम में पहुंचना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से समझिएगा। एक यहां से निकलता है पाइप और एक यहां से निकला पाइप, ध्यान से समझिएगा। और यहां जाके ये दोनों पाइप क्या हो गया, कॉमन हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है? राइट। अब इससे लीवर से बाइल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है, आगे बताएंगे। ये बाइल जूस निकल के चला गया किसके अंदर, किसके अंदर, ग्रहणी के अंदर। और पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयिक रस। कौन सा रस, तो यहां से ये कौन सा रस है बाबू, ये अग्नाशयिक रस निकल के कहां चला गया, भोजन पर। और दोनों यहां पहुंच के भोजन का क्या किया, पाचन किया। कौन कौन समझा इस चीज को, पक्का समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से बताएं। लीवर जो है वो कौन सा जूस छोड़ा, बाइल जूस, पित्त रस जिसको बोलते हैं। तो ये पित्त रस इसके द्वारा यहां पहुंच गया। और पैनक्रियाज यानी अग्नाशय जो है वो अग्नाशयिक रस छोड़ा, यानी पैनक्रियाटिक जूस, जो इसके थ्रू यहां पहुंच गया। अब ये जो मतलब नली है, ये इसका पर्सनल नली है, किसका, अग्नाशय का। और ये पर्सनल नली किसका है, यकृत का। लेकिन ये जो नली है वो दोनों का कॉमन है कि नहीं है नली, क्योंकि इस नली से होकर दोनों का जूस पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है। ठीक है, तो इस नली को बोला जाता है, इसी नली का नाम है, अभी पढ़ाए हैं, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं, इसी नली का नाम है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब इसमें समझो अंग्रेजी में, हेपेटो मतलब होता है लीवर, हेपेटो माने क्या हुआ, लीवर। अब पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियाज, यस और नो। तो लीवर और पैनक्रियाज दोनों का सम्मिलित ये क्या है, पाइप है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फटाक से इसको नोट डाउन करना है। वापस किसके बारे में पढ़ेंगे, अब लीवर के बारे में। ध्यान से देखिएगा, पढ़ तो रहे हैं हम कौन सा, ग्रहणी पढ़ रहे हैं। छोटी आंख का भाग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, ग्रहणी। लेकिन ग्रहणी के अंदर दूगो क्या हो गया, ग्रंथि जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, कौन कौन ग्रंथि जुड़ गया, यकृत और अग्नाशय। तो थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ ले कि वो कौन सा रस को छोड़ता है। अभी तक तो केवल ये बताया कि रस छोड़ता है, लेकिन किस प्रकार का रस छोड़ता है, इस सारे चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लीवर जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बात समझ में आया? सबसे बड़ा ग्रंथि अगर आपसे पूछेगा तो कौन है, तो लीवर है। बात समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, इसका भार जो है लगभग 1.5 kg होता है। कितना होता है, ठीक है, वजन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5 kg होगा। ध्यान दीजिएगा, लीवर जो है वो विशेष प्रकार का रस का स्राव करता है, स्पेशल तरह का रस छोड़ता है, जिस रस को क्या बोला जाता है, पित्त रस। नाम सुना है, नहीं सुना, हम सुनाते हैं तुम लोग को। आप सुने होंगे गांव में कि मछली का अगर गलती से वो फट गया तो मछली तीता हो जाता है। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं ऐसा है? वो फट गया मतलब क्या हुआ, पित्त की थैली, और पीले रंग का चीज का गलती से पित्त की थैली फट जाता है ना, पित्त की थैली के अंदर पित्त रहता है, क्या रहता है, पित्त। बात समझ में आया? वो गलती से अगर फट गया, उस पित्त का कलर पीला होता है, क्यों होता है बताते हैं हम आपको। पित्त फट गया, पित्त का थैली फट गया तो क्या होगा, वो पित्त पूरे मांस में फैल जाएगा
और मांस को क्या कर देगा, तीखा कर देगा। क्यों? और उसका तीखा मिर्च की तरह नहीं होगा, उसका अलग टाइप का होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। इसलिए मांस को बनाने के समय बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है कि पित्त की थैली ना फटे। यस और नो? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यह विशेष प्रकार का रस का छड़ाव करता है, जिसे कौन सा रस बोलते हैं? पित्त रस। तो क्वेश्चन है, लीवर किस तरह का रस छोड़ता है? पित्त रस। यस और नो? पित्त रस का रंग पीला होता है, येलो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिलीरुबिन नामक रंजक, रंजक मतलब पिगमेंट, जैसे पौधे का रंग हरा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है। उसी प्रकार से पित्त रस में कौन सा रंजक पाया जाता है? बिलीरुबिन, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। खोपड़िया में आया कि नहीं आया? लेकिन एक चीज याद रखना, पित्त रस बनता है किसमें? लेकिन यकृत में रहता नहीं है। वो यकृत से निकल के एक अलग अंग में चला जाता है जमा होने के लिए, जिस अंग को बोलते हैं पित्ताशय। यही फटने से पित्त रस पित्त रस पूरे मांस में क्या हो जाता है? फैल जाता है। लीवर के फटने से नहीं, किसके फटने से? बात समझ में? और इसी को बोलते हैं गॉल ब्लडर। नाम सुना है आपने? तो यह पित्त रस किसके अंदर संचित हो जाता है? पित्ताशय के अंदर संचित हो जाता है। पित्त का मुख्य काम क्या होता है बताइए? वसा का पाचन करना। पित्त का मेन काम क्या होता है? वसा का पाचन, फैट का पाचन। यस और नो? जैसे आपने पढ़ा, मुंह के अंदर क्या होता है? एमाइलेज होगा। क्या हो जाएगा? सेलेवरी एमाइलेज। तो या जो टाइलिन, वो किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पेट के अंदर पेप्सिन है, वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। तो उसी प्रकार से ये यकृत छोड़ता है कौन सा? पित्त रस। और पित्त रस किसका पाचन करता है? तो वसा का। और पित्त रस जमा किसके अंदर होता है? मान लिया ये लीवर है आपका। यस, तो लीवर से, लीवर के नीचे जस्ट नीचे क्या रहता है? बोलिए। पित्ताशय होता है। क्या होता है? पित्ताशय। तो यहां वाला यहां पहुंच गया। यस, बात समझ में आया? ठीक है, यहां पर जमा है। और इसका काम क्या है? किसका पचाना? वसा का पचाना, वसा का डाइजेशन करना। अब ध्यान से समझो एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट आज बता रहे हैं। आपने नाम सुना होगा एक बीमारी का, जॉन्डिस। कौन कौन सुना है? पीलिया। पीलिया बोलते हैं हिंदी में। पीले रंग का हो जाता है शरीर, इसलिए नाम क्या पड़ता है? पीलिया। वो वाला पीलिया नहीं कि ऐसे वाला पीलिया। समझ में आया? वो वाला पीलिया मत समझना। समझ गए? कभी कभी क्या होता है, ध्यान से समझना, कभी कभी ये मत समझना कि मेरे दिल में ख्याल आता है, सर बोलेंगे वो है ना, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। एनीवेज, कौन सी उड़ते। चलो एनीवेज, हाँ, तो क्या बोल रहे थे? कभी कभी किसी कारणवश लीवर के गड़बड़ होने की वजह से, किसके? लीवर के गड़बड़ी आने की वजह से ये जो पित्त रस है, बाइल जूस, क्या बोलते हैं? बाइल जूस, वो पूरी तरह से पित्ताशय में जमा नहीं हो पाता है और कुछ बाइल जूस हमारे ब्लड में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? ब्लड में। तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझा बात को? जैसे मान लिया जाए कि 100 ग्राम बनाया कौन चीज? बोलो बोलो, क्या बनाया? पित्त रस बनाया। यस, उसमें मान लिया जाए 80 ग्राम जमा हो गया किस में? गॉल ब्लैडर में। अब 20 ग्राम जमा नहीं हुआ, 20 ग्राम गलती से मिक्स हो गया किसके साथ? ब्लड के साथ। तो इसका रंग क्या होता है? पीला। यस, तो ब्लड में मिल गया पीला, तो ब्लड का रंग हो गया पीला। समझ में आया? ठीक है, पूरी तरह से पीला नहीं, हल्का सा पीलापन आ गया। अब आपके बॉडी में दांत तो पहले से उजला है, नहीं है? ई और ई से पता बढ़िया से नहीं चलता है, लेकिन आपके आंख में ये पोर्शन है ना उजला है, तो यहां हल्का सा पीलापन दिखाई देता है, तो पकड़ में आ जाता है कि इसका मतलब क्या हो गया?
जॉन्डिस हो गया। बात समझ में आया? तो जॉन्डिस रोग किस वजह से होता है, समझ में आया बात? किस वजह से? लीवर में प्रॉब्लम की वजह से। बोलो, लीवर में प्रॉब्लम की वजह से पित्त रस जो है गलती से किसमें मिल जाता है, ब्लड में, और वो ब्लड में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड का कलर पीलापन ले लेता है। यस और नो? ठीक है। और इसी रोग को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। कौन कौन समझा जॉन्डिस? समझा दोगे खट से? बात समझ में आया? तो जॉन्डिस का इलाज है क्या, ठीक करना, लीवर को ठीक करना। यस और नो? ठीक है। इसीलिए लीवर का इलाज उसमें किया जाता है, लीवर को ठीक करने वाला दवा दिया जाता है। कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? पक्का? अब ध्यान दीजिएगा, पढ़े कि पितरस किसका पाचन करता है, वसा का, राइट। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, रेडी है? अब बसा में ध्यान देना, नोट करने वाली है। तो बसा के में नहीं, बसा के जटिल अणुओं को सरल रूप में विघटित या तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बसा का पायसीकरण। यहां काट दिए और यहां लिखेंगे क्या, वसा का पायसीकरण। अंग्रेजी में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। ये समझा? नोट वाला पॉइंट समझा सब बच्चा? क्या बोले, बोलो एक बार। वसा के जटिल अणुओं को सरल रूप में विकसित करने की प्रक्रिया को वसा का पायसीकरण, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से होता है, किस चीज की वजह से होता है? उल बुलल है, आंसर नहीं देता। तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कुछ बोलवे नहीं करता है, लग रहा है कि देखो यहां ध्यान से समझो। ये मान लिया जाए ये बसा का बड़ा बड़ा टुकड़ा है, यस, इस पर पड़ा कौन चीज, पितरस। खोपड़िया में आया बात, तो ये बसा के छोटे छोटे टुकड़े में क्या हो गया, टूट गया। यस और नो? इसी को बोलते हैं क्या चीज, पायसीकरण। आया समझ में? ठीक है। तो यहां लिखोगे बसा के कौन सा अणु, बोलिए, जटिल अणु दिखाई दे रहा है, और ये कौन सा अणु हुआ, बोलिए, बसा के सरल अणु। तो बसा के जटिल अणु को बसा के सरल अणु में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, बसा का पायसीकरण। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, यहां तक लिखिए, उसके बाद बात करते हैं। फटाफट पहले लिखिए इसको। यकृत जो है वो जानते हैं हम लोग के शरीर का लगभग 500 से भी ज्यादा काम करता है। कितना? सोच लीजिए। और लीवर की क्या खास बात है कि लीवर 80% या 90% भी डैमेज हो जाता है, फिर भी इंसान को समझ में नहीं आता है। और लीवर के साथ खास बात क्या है कि अगर 10% भी लीवर किसी का बचा हुआ है और वो अपने आदत में क्या ले आए, सुधार लाए, तो फिर वापस 90% रिगेन हो सकता है। लीवर वापस क्या हो सकता है, नया बन सकता है लीवर। मैंने लीवर का क्या होगा, रीजेनरेशन हो सकता है। यानी क्या हुआ, जैसे लीवर नष्ट हो गया, 90% नष्ट हो गया, 10% बचा हुआ है, तो 10% लीवर अपने आप को रिकवरी करते 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 वापस ओरिजिनल लीवर में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। ये खास बात है लीवर। तो लिखे नोट करके, यकृत मानव शरीर का यकृत मानव शरीर का लगभग 500 से भी ज्यादा कार्य करता है।
मानव शरीर का लगभग 500 से भी ज्यादा कार्य करता है, 500 से भी ज्यादा कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे कौन सा? अग्नाशय। ध्यान से समझिएगा सब। अग्नाशय जिसको क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज। राइट, ठीक है। पैनक्रियाज यह ग्रंथि विशेष प्रकार का रस का स्राव करता है जिसे अग्नाशयिक रस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा रस? अग्नाशयिक रस। अग्नाशय द्वारा छोड़ा गया है तो कौन सा रस होगा बोलिए? अग्नाशयिक रस होगा। तो वो क्या होगा? उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? पैनक्रियाटिक जूस। यह क्या करता है? छोटी आंत के ग्रहणी में पहुंचता है, आपको पढ़ा चुके हैं पहले से, और ग्रहणी में पहुंचकर भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा अग्नाशयिक रस में क्या क्या पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। दूसरा है अग्नाशयिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। और तीसरा है अग्नाशिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ये तीन तरह का क्या होता है? एंजाइम होता है जो अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, और तीनों का अपना अपना अलग अलग क्या है? काम है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग काम पढ़ते हैं किसका बाबू लोग? ट्रिप्सिन का। यस, ये ट्रिप्सिन किसका काम करता है? तब भोजन में उपस्थित पेप्टोन का पाचन कर उसे पेप्टाइड में बदल देता है। अब यहां थोड़ा सा समझना है। आप पढ़े थे कि पेट में, आमाशय में आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बताइए। आमाशय में क्या था? प्रोटीन जो था वो प्रोटीन किस में बदल गया था बोलिए? पेप्टोन में बदल गया था। किसकी वजह से? पेप्सिन की वजह से। अब प्रोटीन पहले बड़ा था, अब थोड़ा छोटा किस में टूट गया बताइए? पेप्टोन में टूट गया कि नहीं टूट गया? अब ये करेगा क्या? ये और उसको छोटा में तोड़ेगा। बात को समझे कि नहीं समझे? जैसे पहले प्रोटीन इतना बड़ा था, पेट में प्रोटीन हो गया इतना बड़ा, प्रोटीन का कण। अब ये क्या करेगा? इसको और इतना बड़ा करेगा। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, ये तुम्हारा प्रोटीन है, ये तुम्हारा पेप्टोन है, और ये तुम्हारा पेप्टाइड है। आया दिमाग में? इसका काम कौन किया बोलिए? पेप्सिन। ये काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आवाज समझ में आया? तो ये पेप्टोन ट्रिप्सिन की मदद से किस में बदल गया? पेप्टाइड में बदल गया। यस और नो? ज्यादा दिक्कत है तो और बढ़िया से लिख देंगे। पेप्टोन इसकी मदद से ट्रिप्सिन ऐसे भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ट्रिप्सिन की मदद से किस में बदल गया बोलिए? पेप्टाइड में बदल गया। पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में बदल गया। कोई कंफ्यूजन इसमें? अब दूसरा काम पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? अग्नाशयिक एमाइलेज। ये क्या करता है? ध्यान से समझना। क्या आपको पता है कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और पाचन होकर माल्टोज में बदल गया, लेकिन मुंह में ज्यादा देर पाचन होता नहीं, इसलिए कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बहुत सारा, ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट अभी भी क्या होता है? बचा होता है, जिसका पाचन करना अभी क्या रहता है? बाकी रहता है। तो उस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करके उसको माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है बताइए? अग्नाशयिक एमाइलेज। यहां क्या लिखा है? कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयिक एमाइलेज उसको किस में बदल गया? माल्टोज में बदल दिया। मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? फटाफट नोट डाउन करिए। अग्नाशयिक लाइपेज।
जो रसांकुर है वो भोजन का क्या कर लिया बताइए, अवशोषण कर लिया भोजन का, और भोजन का अवशोषण, ये रसांकुर है, रसांकुर भोजन का क्या किया, अवशोषण किया, और उसे किस में मिला देता है बताइए, ब्लड में मिला देता है, बता चुके हैं। और ब्लड में मिलाकर शरीर के विभिन्न भागों, विभिन्न भाग का मतलब क्या है, विभिन्न कोशिकाओं तक क्या करता है, पहुंचाता है। यानी खाना जो है, पचा हुआ खाना ब्लड में मिलकर विभिन्न कोशिकाओं तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। अब शरीर के कोशिकाओं के भीतर मान लिया जाए ये क्या है, कोशिका है, राइट, ठीक है, कोशिका के अंदर ये क्या होता है, केंद्रक है, यस। अब क्या होता है, यहां पर फूड अंदर घुस गया, फूड मतलब ग्लूकोज, राइट, और बाहर से क्या घुसा, O2 माने ऑक्सीजन। अभी दोनों के बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है, किसके, फूड और, तो क्या बनता है बताइए, क्या बनता है, 20 बार बता चुके होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और ऊर्जा मुक्त होता है। ध्यान से समझो, पहले लिखना ही पड़ेगा मेरे को, ध्यान से समझो। शरीर के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनता है, CO2, जल और ऊर्जा प्राप्त होता है। तो जल और ऊर्जा का बॉडी में यूज हो जाता है, और CO2 बॉडी से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कहानी समझ में आया? और इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। एक्चुअल में श्वसन आप समझते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना, एक्चुअल में श्वसन है ऑक्सीजन अंदर गया और अंदर जाके किसके साथ रिएक्शन किया, किसके साथ, ग्लूकोज के साथ, किसके साथ। अब आपको श्वसन में बताएंगे आप और क्लियर, लेकिन यहां समझिए क्या होता है, ये पॉइंट यहां पर लिखेंगे आप, ये जो अभी है यहां पर ध्यान से समझिएगा, C6H12O6, ये क्या है बाबू, बोलिए, ग्लूकोज। इसी को हम लोग भोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोजन, राइट। ये किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ। जो सांस लिए आप, उसमें कौन चीज गया, बोलिए ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन हुआ तो बना क्या, बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और साथ में क्या मुक्त हुआ, बोलिए, एनर्जी, ऊर्जा। इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका क्या है, वाटर। बैलेंस करने के लिए 6 यहां, 6 यहां और 6 यहां। आप गौर करते होंगे, प्रकाश संश्लेषण का जस्ट उल्टा है ये, है कि नहीं? प्रकाश संश्लेषण में ये लेफ्ट में था और ये राइट में, इसमें ये राइट में है और सॉरी ये लेफ्ट में है और वो क्या है, राइट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। तो कोशिका के भीतर क्या होता है बताइए, कोशिका के भीतर ग्लूकोज रहता है और आप ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपस में क्या किया, अभिक्रिया किया, तो क्या बनाया, बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या रिलीज किया, एनर्जी, यस और नो। तो इसी एनर्जी के लिए ना भोजन को करते हैं आप, इसी एनर्जी से तो आप जिंदा रहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं आत्मसातकरण। पढ़ाए थे आपको, अंतिम प्रक्रिया क्या होता है, अंतिम तो होता है इजेशन, बहिष्करण, गंदे पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन मेन भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है, शरीर को भोजन में यूज करना, और शरीर का भोजन में यूज यही है, कौन चीज प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा। और ऊर्जा कैसे प्राप्त हुआ, समझ में आया कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आइए, अब आते हैं किसमें, बढ़िया। अनपचा भोजन छोटी आंत से निकलकर, पूरा का पूरा भोजन पचता नहीं है, छोटी आंत से निकलकर अनपचा भोजन कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में प्रवेश करती है। यहां पॉइंट एक बनाएंगे, इसकी खचर पचर हो जाता है, पतला करो इसकी। अब ठीक दिख रहा है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तथा व्यास लगभग
4 से 5 सेंटीमीटर होता है। तो ज्यादा मोटा हुआ ना हो, तो ज्यादा मोटा होने के कारण क्या किया जाता है, इसको क्या कहा जाता है, बड़ी आंत कहा जाता है। यस, यहां क्या होता है, जो खाना आप खाए पच गया, पचने के बाद जो बचा हुआ खाना है वो कहां चला आया बताइए, बड़ी आंत में चला आया। अब देखिए, आप पानी को बर्बाद करते हैं, ब्रश करते हैं तो कुरकुर 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 कर रहे हैं, अब पानी को क्या किए हुए हैं, चलाए हुए। आप पानी को बर्बाद करते हैं, लेकिन शरीर जानता है शरीर को 70% वाटर चाहिए। कितना वाटर चाहिए? अगर वाटर 70 से कम होगा तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा और तरह तरह की प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में आना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो बॉडी समझता है कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो आपके खाने में जो अनपचा भोजन है, जो पच नहीं रहा, अब वो उसको बाहर निकालना है, तो उसके अंदर कुछ काम का चीज होता है। काम का चीज क्या होता है बताइए? पानी होता है उसके अंदर। क्या होता है? पानी। तो बड़ी आंत में जब पहुंचेगा तो वो पानी को क्या कर लेगा बताइए? अवशोषित कर लेगा। यस और नो? तो बड़ी आंत में जो भोजन पहुंचता है ना, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? द्रव की अवस्था में होता है। पूरी तरह से द्रव नहीं होता है, द्रव की अवस्था में होता है। लेकिन जब उससे पानी अवशोषित कर लिया जाता है तो वो सेमी सॉलिड हो जाता है। सेमी सॉलिड का मतलब क्या हुआ? न पूरी तरह से द्रव और न पूरी तरह से ठोस, यानी ठोस और द्रव के बीच वाला। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जल का अवशोषण करता है और शेष अनपचा भोजन किसके रूप में बताइए? मल द्वार द्वारा शरीर से क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बहिष्करण बोलते हैं। खोपड़िया में आया बात? कोई कंफ्यूजन? एक और चीज समझना है, यहां पर, यहां नोट लिखना है। यहां बड़ी आंत में विटामिन के तथा विटामिन बी वाले, या विटामिन के तथा विटामिन बी के निर्माण वाले जीवाणु पाए जाते हैं। हम लोग के बड़ी आंत में बैक्टीरिया पाया जाता है, जो किसके निर्माण में मदद करता है बताइए? विटामिन के और विटामिन बी। तो ये सब पॉइंट जैसे है वैसे ही लिखना है, और इसके बाद आपको नोट लिख देना है। समझ में आई बात? ई पॉइंट कहां लिखना है पता है आपको? यहां पर। और नोट में छोटी आंत की लंबाई मांसाहारियों की तुलना में शाकाहारियों में क्या होता है? अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि शाकाहारी पेड़ पौधा को खाते हैं, और पेड़ पौधा में घास में सेलुलोज होता है। क्या होता है? क्या होता है? जिसके पाचन में लंबा समय लगता है। बात समझ में आया? ठीक है। और उसका पाचन में कई जगहों से होते हुए गुजर के उसका पाचन होता है। इसलिए उनके पाचन की वजह से शाकाहारियों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? बड़ी होती है। बात समझ में आ रहा है? और इस तरह से इस टॉपिक का क्या हो गया बाबू? द एंड हो गया हमारा। जल्दी फास्ट उतार लीजिए। समाप्त हुआ मानव में पाचन। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग श्वसन पढ़ेंगे।